जो कुर्दिश लोगों को ट्रंप ने, यूएसए गवर्नमेंट ने 20,000 हथियार दिए थे, उन्होंने बजाय ईरानियों को देने खुद ही रख लिए। मतलब ईरानी इतने ईमानदार रहे, उन्होंने देश के साथ वो कुछ नहीं किया, सब एकजुट हो गए। इजराइल के लिए मैंने बोला था कि इसके उत्तर में माउंट मेरोन है, इसकी उत्तर दिशा ऊंची है, इस ऊंची दिशा के कारण ये ताकतवर तो है, पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसको अपचश का सामना करना पड़ा। अच्छा, वहां सिख लोग भी रहते हैं, काफी सिख हैं, वहां यहूदी भी रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, वहां लगभग 10,000 के आसपास यहूदी भी रहते हैं, ठीक है ना। उनके स्कूल है, उनके अपने पूजा के घर बने हुए हैं, अच्छा सरदारों के वहां गुरुद्वारे हैं, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, और ज्यादातर जो सरदार लोग हैं वहां पर वो ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम फिर से बात करेंगे ये ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है उसकी कौन कौन सी शर्तें थे, क्योंकि कई सारे वक्ता जो हमारे चैनल पर आते हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था इस जंग की वजह क्या है, क्यों ये जंग हो रही है और इसमें किसका रोल कितना रहेगा। और खासकर ईरान जैसा छोटा देश जिस पर हम तमाम बातें करते हैं, उस पर हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वास्तु गुरु जी कुलदीप सलूजा, उन्होंने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो ईरान है वो आसानी से हार नहीं मानेगा, ना ही घुटने टेकेगा, और उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई कितना भी सुपर पावर हो वो हिम्मत को किसी की तोड़ नहीं सकता। अब इसके पीछे की वजह जानते हैं और ये सीज फायर आगे चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि सर की जो प्रिडिक्शन होती है वो बड़ी कमाल की होती है। तमाम मेन स्ट्रीम पर आप इन्हें देखते हैं, हिंद वॉइस को उन्होंने आज फिर अपना कीमती वक्त दिया, तो इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर सवाल तो मेरा ही है, आपने सुन लिया, आप पहले अपना जवाब दीजिए। देखिए, पिछले एपिसोड में अपनी बात हुई थी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध में मैंने उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बाद बताते हुए बताया था कि ये युद्ध में ईरान, एग्जाम्पल भी दिया था मैंने कि जैसे दो पहलवान लड़ते हैं, एक बहुत ताकतवर है, हेल्दी है, और दूसरा सुकड़ा पतला पहलवान है, सबको दिख रहा है ये दुबला पहलवान इस ताकतवर से हार जाएगा, ठीक है। ताकतवर दिख ही रहा है, बहुत ताकतवर है, और दूसरा कमजोर दिख रहा है, पर मेरे कमजोर पहलवान इस तरीके से लड़ेगा, इतने अच्छे तरीके से लड़ेगा, इतना छका देगा कि लोग बोलेंगे हार तो गया ये, पर क्या यार, क्या गजब लड़ा है, क्या गजब लड़ा है। एक दूसरी बात मैंने कही थी कि ये यदि समझौता होता है, युद्ध में एक दिन समझौता तो होता ही है, दुनिया जिंदगी भर तो युद्ध चलते नहीं है, कोई समय आता है, कुछ महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितना युद्ध चले, जब समझौता होगा तो होगा ईरान की शर्तों पर। यह शब्द है उसके अंदर मेरे, ईरान की शर्तों पर टेबल पर बातचीत होगी। महत्वपूर्ण बात यह है इसके अंदर कि युद्ध में अब उम्मीद तो नहीं थी इतना लंबा खींचे, और अभी अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं लोग, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात है कि अमेरिका ने 15 शर्तें रखी, ईरान ने मना कर दी। इजरायली की शर्तें भी आई थी, इनने अपनी 10 शर्तें रखी हैं, और ट्रंप जी राजी हो गए इसके लिए कि टेबल पर इन 10 शर्तों पर चर्चा होगी। अब शर्तें कितनी मानी जाएंगी, क्या होगा, एक अलग बात है, पर फिर भी शर्तें ठीक तरीके से बहुत कुछ मान ली जाएंगी, जो ठीक है, जो एक ऐसा तो होता नहीं कि जितनी शर्तें ये रख दे सब मान ली जाएंगी, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि शर्तें किसकी हैं, इज्जत किसकी रही। ईरान ने कहा मेरी शर्तों में होगा, और अपन ने यही शब्द कहे थे पिछले एपिसोड में कि ईरान की शर्तों पर टेबल पे बात होगी, और टेबल पे बात जो होने जा रही है, भले कल बात हो नहीं हो, पर इसके लिए राजी तो हो गए, यश तो मिल गया ईरान को कि क्या लड़ा यार, और उसे दिखा भी दिया। और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण जो है, उसका जो उत्तर में, उसके मध्य उत्तर में ईरान के जो कैप्सन सागर है, उस सागर की जो निचाई है इसके उत्तर में, ये यश दिलवाने में उसी की भूमिका है। और ये भी अपन ने कहा था उसके अंदर मैंने कि भाई संपदा की हानि इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, जान माल की हानि ज्यादा होगी, क्यों कि इसका दक्षिण उधर सागर है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में, और उसमें पर्शियन गल्फ आ गया उस तरफ, तो हानि भी होगी, और यहाँ महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा है, सदियों से होता रहा है, आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, अराजकता भी रहेगी आपस में। पर आप देखिए, इतना होने के बाद भी जो कुर्दिश लोगों को ट्रंप ने, यूएसए गवर्नमेंट ने 20,000 हथियार दिए थे, उन्होंने बजाय ईरानियों को देने खुद ही रख लिए। मतलब ईरानी इतने ईमानदार रहे, उन्होंने देश के साथ वो कुछ नहीं किया, सब एकजुट हो गए। ये बहुत कम देखने में आता है जो ईरान के लोगों ने करके बता दिया। सर, ईरान के लोगों से मुझे याद आया कि आप तो ईरान जा चुके हैं, और हाँ, ईरान का मैं सवाल में बीच में रख रहा हूँ। आपने ईमानदारी पर बात की, आपने करीब से जाना, आप ईरान विजिट भी करे हैं, तो आपके साथ आपकी क्या कहानी है वहां की, वो भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। पहले तो यह है कि
इसी ईरान, पहले ईरान युद्ध की बात कर ले, आज देख ली कैसा योग बना पर्शियन गल्फ के कारण, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के कारण, कि आज जो है स्टेट ऑफ हार्मुज पर इन्होंने टोल टैक्स की बातें कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल कर लिया। आज देखा तो ये एक परमाणु बम बन गया इनके लिए, इसी के सहारे पूरे दुनिया को डरा रहे हैं। मतलब जो इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। और हाँ, एक बात है, और अच्छा एक और बात है, इस सीज फायर हो गया 2 हफ्ते के लिए, इसके साथ भी ईरानी इस जज्बे के साथ कि बोले हमारी उंगलियां तो ट्रिगर पर है और हमारी मिसाइलें लोड है, मतलब डर नहीं रहे, वो छोटे पहलवान की तरह अड़े हुए बिल्कुल, और अच्छी तरह छका रहे। ठीक है ना। एक मैंने ईरान तो बहुत अच्छी है। अच्छा एक और बात है, इसमें एक और बात बोलूंगा कि इजराइल के लिए मैंने बोला था कि इसके उत्तर में माउंट मेरोन है, इसकी उत्तर दिशा ऊंची है। इस ऊंची दिशा के कारण ये ताकतवर तो है, पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसको अपचश का सामना करना पड़ता है हमेशा, और इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। वो आप देख लीजिए इस केस में ऐसे ही हो रहा है कि जो इसकी हरकतें हैं, जिस तरीके से अब जो भी हालात बन रहे हैं उनके नेतान्याहू के, उनके इलेक्शन का चक्कर पड़ा, जो भी है, पर अपयश का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने कमिटमेंट पे वो मान नहीं रहे। ये तरह इस युद्ध के बारे जो अपन ने कहा वो बातें हो रही हैं कि मैंने उसको कहा था कि ईरान को अपयश भी मिलेगा, अपयश मिल रहा है। ठीक, इसके बाद अपन आते हैं कि ईरान की बात आती है, तो मैं देखिए बात है तो पुरानी बात, मैं 1999 में मई में गया था मैं ईरान। मैंने एक व्यक्ति मिस्टर मेमरान, जो मैं दुबई में था, तो मैंने वास्तु के उनका कुछ काम किया था, उनको काफी लाभ हुआ, और उनको फिर मेरे क्या कई जगह कॉन्टेक्ट्स है, मतलब बड़े बड़े ग्रुप से कॉन्टेक्ट है। तो मैंने उस वक्त क्या हो रहा था कि रशिया से जो वो डिवीजन हुआ था ना, तो वहां पर बहुत सी कारखाने बंद हो रहे, तो वहां स्क्रैप आता था, रशिया से स्क्रैप आता था इंडिया। तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था, स्ट्रांग बंदा चाहिए था, कि जो रशिया से माल बाई रोड चलता था और वो आता था यहाँ पर, ये आपके इसके बंदरगाह पर, ईरान के दूसरे चल, वो जहां पर अपन कर रहे थे अभी, इंडिया से उनको हटा दिया गया, जो अपना था ना अपना पोर्ट तैयार कर है, हाँ, वहां पर आता था। तो वो सामान रशिया से, माफिया से बचाते हुए ढंग से उस यहाँ तक पहुंचाना, और वहां से शिप से इंडिया आ जाएगा। तो ये जो सज्जन थे, तो इनका काम भी किया था, और फिर ये सज्जन बहुत पढ़े लिखे अच्छे थे, मिस्टर मेमरान, तो उन्होंने को फिर मैंने उनसे मिलवाया, तो उन्होंने उसको वहां का इंचार्ज बना दिया कि आप हमारी यहाँ के मैनेजर, हमारी कंपनी के ईरान के इंचार्ज, और उनको ऑफिस लेके दिया, सब कुछ कर दिया। और वो काम था कि उनको वो ट्रक भर भर के आते थे और वो उसको पूरा फॉलो करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुलदीप जी, उसका उनके बेटे का नाम अली था, जो 7-8 साल का था, बोले आपने मेरे और मेरे अली की जिंदगी बना दी, बोले इतनी अच्छी जॉब लग करवा दिया, हमारा इतना काम कर दिया, इतनी पोजीशन पे आ गया, नीचे स्टाफ सब कुछ। ठीक है ना। ईरान में बहुत, दुबई में बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, पर आदमी पढ़े लिखे समझदार थे। ठीक है ना। तो उनका घर भर मैंने ठीक किया था वहां पर। उसके बाद हालात बने, तो फिर उन्होंने मुझे ईरान बुलवाया था, तेहरान ईरान बुलवाया था। तो मैं फिर वहां गया, मैं 13 दिन रुका था वहां पर। उन्होंने टिकट विकेट सब करी, और उन्होंने फिर वहां मेरे लिए फ्लैट बुक कर रखा था, ताकि वहां पर क्या पर्शियन बोलते हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी नहीं मिलते हैं। तो एक लेडी थी जो यूएनओ में काम करके आई थी, उसको इंग्लिश भी आती थी, तो उसी फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट मुझे उन्होंने दिल रखवाया, 13 दिन वहां रखा उन्होंने। वो अच्छा फ्लैट था वहां पर। तो और वहां पर तो क्या है कि बहुत आवभगत करी। मतलब एक बात, ईरान में अपन बोलते ना मेहमान भगवान की तरह होता, तो वहां बोलते मेहमान जो है नूर खुदा, मतलब भगवान का प्रकाश है ये मेहमान। तो सच्ची बात है, उस तरीके से आवभगत करी गई, और उनने एहसान माना, कुलदीप जी आपने आज मेरा काम करा, तो मतलब तो एक एहसान मानने वाले लोग हैं। एक बात। दूसरी बात, फिर मैं जब वहां देखा मैंने, तो वहां पर जो है उनसे बातचीत होती थी, तो वो मुझसे बोलते थे, साथ हमारा देश कभी लंबे समय तक, मतलब 2500 साल की बात करते थे, हमारे आक्रमण हुए, कब्जे हुए जो, पर हम स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे, हम गुलाम कभी नहीं बने। ये जज्बा उनमें देखा गया मैंने। ठीक है ना। फिर वहां मैंने देखा कि जो महिला होती है बुरके में होती है, जो आप देखते हैं ईरानी महिलाओं को बुरके के अंदर, तो ठीक ऐसा लगता सिंपल है ना। पर जब मैं गया, तो मैं तो परिवारों में जाता था, तो उनको मालूम था वास्तु का जानकार हूं, तो घर ही देखने होते थे, किसी का घर, किसी का ऑफिस। मैंने काफी काम भी किया वहां पर लोगों का, उनके फ्रेंड्स जो थे उनका काम किया। तो जब वो बाहर उनके वो ले जाते थे घुमाने, तो महिलाएं मतलब जो है बुरका पहने हुए, सिर्फ चेहरा नजर आता थोड़ा सा। ठीक है ना। पर घर जाते से हर घर में मैंने एक बात देखी, हर घर के स्टार्टिंग में ही, मतलब घुसते से ही
एक हैंगर टंगा होता था, हैंगर होता था, वहां जाते अपना बुर्का उतार के महिला लगा देती, अंदर उनने जो ड्रेसेस पहन रखी होती थी, क्या गजब, क्या महंगी महंगी ड्रेसेस, मतलब बोलता क्या पहनती है ये ड्रेसेस, मतलब आश्चर्य होता था मुझे। और बहुत अच्छी वहां मेहमान नवाजी करते थे वो लोग वहां पर, ठीक है कि नहीं। एक बात, अच्छा, वहां पर मैं वहां भी गया था, क्या बोलते हैं अपना, वहां का म्यूजियम देखने गया था तेहरान का। मैं तेहरान का जो म्यूजियम था वहां पर तख्ते तौस मैंने देखा, जो नादिर शाह जो है मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था तख्ते तौस, जिसे मतलब यानी मेवाड़ सिंहासन भी कहते थे, उसे वो नादिर शाह युद्ध करके दिल्ली में आया था और लूट के ले गया था, तो वहां रखा हुआ था। और उस म्यूजियम में इतने हीरे जवाहरात बड़े बड़े ढेर रखे हुए थे, और उस म्यूजियम का दरवाजा काफी बड़ा म्यूजियम था, मैं समझता हूँ लगभग 3.5-3 फीट मोटा लोहे का दरवाजा था उसका, इतना बड़ा दरवाजा था उसका, वो देखा मैंने वहां पर, ठीक है ना। और अच्छा, वहां सिख लोग भी रहते हैं, काफी सिख हैं, वहां यहूदी भी रहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, वहां लगभग 10,000 के आसपास यहूदी भी रहते हैं, ठीक है ना। उनके स्कूल हैं, उनके अपने पूजा के घर बने हुए हैं, गुरुद्व अच्छा सरदारों के वहां गुरुद्वारे हैं, स्कूल है, डिस्पेंसरी है। और ज्यादातर जो सरदार लोग हैं वहां पर, वो ऑटो पार्ट्स के बिजनेस में है क्या। अच्छा, एक खास बात देखने में मिली वहां पर, जो हालात के तहत देखिए कैसे क्या हालात बनते हैं वहां कि जो मैंने वहां सिख समुदाय में देखा कि हमारे घर सिख समुदाय में, मैं भी सिख परिवार से आता हूँ, सिख समुदाय परिवारों में कब कई बार मतलब भाई और बहन के बच्चे आपस में शादी कर लेते हैं, मतलब भाई का बेटा बेटी हो या बहन का बेटा बेटी, वो आपस में शादी करते हैं। इंडिया में कई जगह ऐसा होता है, भाई भाई के बच्चे शादी नहीं करते मुसलमानों की तरह, मुस्लिम परिवारों की तरह। पर वहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि आबादी इतनी नहीं है, अब जो वहां की लड़कियां हैं वो इंडिया आना नहीं चाहती, वहां वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यूरोप जाने को तैयार है, तो एकदम बात बनती नहीं कई बार, और वो इंडिया आना नहीं चाहते, और यहाँ के लड़कियां ईरान जाना नहीं चाहती इंडिया की, मैं यहाँ आजादी अलग किस्म की है, ठीक है ना। तो वहां पर फिर भाई भाई भी अपने बेटा बेटी की शादी आपस में कर देते हैं, एक, ठीक है ना। जैसे यहाँ मामा भांजे की शादियां साउथ में होती हैं, मामा भांजे की शादियां होती हैं, तो वहां ये एक देखने में बात आई। दूसरी बात, यहूदी जो वहां पर हैं, वहां पर इतने होने के बाद भी कभी भी ये नहीं आया वहां पर, आज से इतने सालों से युद्ध चल रहा है, कभी भी ऐसी खबर नहीं आई कि वहां पर यहूदी या सरदार कोई मतलब जो है जासूसी करते हुए पकड़ाया हो ईरान की, ये आज तक ऐसी बात खबर नहीं आई। जब भी हुआ ठीक है, वहां के जो एक दो जो सत्ता से लोग नाराज होते हैं वो कुछ भी करते हैं, वो ईरानी होंगे, पर ये लोग नहीं, ये खास बात देखने में आई मुझे, ठीक है कि नहीं। और दूसरा, घरों में मतलब यानी कि खुले हवादार घर, हवा पानी बहुत अच्छा वहां का, बहुत सस्ता, उसमें पेट्रोल शायद, मैं 99 की बात कर रहा हूँ भाई, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 99 में गया था, ठीक है ना। पेट्रोल मतलब लगभग फ्री जैसा था उन लोगों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, वो इतनी बीच में सस्ती। रोकना चाहूंगा, तो जिस बिहाफ पे अमेरिका कहता था कि वहां की पब्लिक परेशान है, उनको बांध के रखे, गुलाम बनाया हुआ है, तानाशाही उन पर थोपी जा रही है, तो आपकी बातों से तो बिल्कुल कहानी बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। देखिए, नाखुश लोग तो हर जगह होते हैं, हर चीज मिलने के बाद भी नाखुश रहते हैं। मैं जब गया था तो रिजीम यही वाली चल रही थी, खमोने की रिजीम ही चल रही थी, मतलब एयरपोर्ट से महिलाएं बुर्का सिर पर मतलब सिर ढक के आती थी, तब चल रही थी। मुझे ऐसा नजर नहीं आया, मतलब देखिए एक बात है, मैं जिन लोगों में रहा मुझे ऐसा नजर वहां नहीं आया, ठीक है ना। फिर नाराज लोग तो हर जगह होते हैं, पर खुश लोग भी बहुत थे और काफी सब रीजनेबल, मतलब हर चीज ठीक ठाक थी। और अच्छा, कुछ अच्छी बात यूं भी है, देखिए कुछ अनुभव ये भी मेरे, जैसे मैं वहां रहा, एक बहुत अच्छी आपको बताऊंगा। मुझे तेहरान गया मैं, फिर वो क्या करते थे, एक दिन उन्होंने पूरा इटनरी बना दी थी मेरी, 13 दिन की क्या रहेगी, आपको एक दिन मशहद जाना है, तो मॉर्निंग फ्लाइट से लेके गए। एक मेरे साथ दुभाषा भी रहता था, जो पर्शियन बोल सकता था, वो इंग्लिश बोल सकता था, तो दुभाषा मेरे साथ रखते थे वो। तो मॉर्निंग फ्लाइट से गए, दिन भर वो घुमाता था, और शाम को फ्लाइट से लेके आता, फिर दूसरे दिन तेहरान घुमाता, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर हम गए इस्फान, इस्फान जाके फिर सुबह जाके शाम को आना, फिर शिराज गए, वही सुबह गए शाम को आ गए, है ना। और इस तरीके से होता था। अब एक देखिए मेरा अनुभव देखिए कि इस्फान में क्या हुआ कि एक सार्वजनिक जगह पे दिन में घूम रहे थे, गर्मी का टाइम था, मई का महीना था, तो मुझे प्यास लगी,
तो जैसे वाटर कूलर नहीं होते, मतलब वो वाला कूलर नहीं, जो बॉक्स वाले, जो सोडा लेमन वो ठेले वाले रखते हैं ना कि ठंडी रहती बोतलें, तो ऐसे पानी वाले भी आते, पानी भर देते ठंडा और आप नल खोल के पानी पीते रहो, और फिर वो लाके फिल कर देते वहां पर सार्वजनिक स्थान पर। तो वहां गिलास था, तो मैं पानी पी रहा था, तो पानी पीना था मुझे, तो मैंने गिलास उठाया, गिलास उठाकर पहले उसको टोटी में रख के थोड़ा पानी डाल के धो के और पानी पी लिया। तो जो मेरा दुभाषिया था वो बोलता, सर ये गलती मत करिएगा आप, यहाँ पर इस तरीके से कोई गिलास धोके नहीं, जो है गिलास सीधा पीजिए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब भाई हैं यहाँ पर, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत बड़ा अपराध है यहाँ पर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो गिलास के हम तो पास में भी आने नहीं देते, इस तरीके से कोई आ जाए इस तरीके से, बोले ये गलती मत करिए, आप पानी पीजिए, दूसरा आकर आपका गिलास पानी पिएगा, फिर इसको कोई तरीके, ये नियम ही नहीं है, पर आप धो इस तरह कर ही नहीं सकते, आपको सीधा बस पानी पीना, उसी गिलास को रख देने का है, धोके भी नहीं रखना है, दूसरा आएगा अपने आप पी लेगा, वो भी धोएगा नहीं, ठीक है ना। तो मुझे इस पे एक किस्सा याद आ गया उस वक्त जब ये हुआ था मेरे साथ, तो मैं तो डर भी गया, बोले अच्छा हुआ किसी ने ध्यान नहीं दिया आप पर, तो डर भी गया भाई। तो मुझे किस्सा याद आ गया कि जब जो है, जब यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये जब बाबर ने हिंदुस्तान पर युद्ध किया था, बाबर ने पहली बार हिंदुस्तान पर युद्ध किया था इब्राहिम लोदी पर, जो क्या अगेंस्ट था, इब्राहिम लोदी उस वक्त दिल्ली के बादशाह थे, और युद्ध पानीपत में हुआ था। तो सुना है मैंने, ये पढ़ा है कहीं मीडिया उसमें, और मेरे बुजुर्ग लोग बताते भी थे कि शाम के वक्त युद्ध शुरू होने के पहले, शाम के वक्त बाबर जो है पहाड़ी पर शाम को टहल रहे थे, तो खेमे दोनों तरफ, एक तरफ बाबर की सेना थी, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी। इब्राहिम लोदी की सेना में हमारे यहाँ के मराठा भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, दूसरी जाति का हार, बहुत सारी जातियों के लोग थे। तो हुआ ये कि बाबर ने एक बात देखी और उसके साथ सिपा सलार चल रहा था, उससे पूछा ये क्या है, ये इतना धुआं क्यों उठा कई जगह पर। बोले साहब ये लोग खाना बना रहे हैं, शाम का वक्त है, रात का खाना बना रहे हैं। तो बोले अलग अलग इतने धुआं क्यों उठ रहा है। बोले यहाँ जाति की व्यवस्था है, एक दूसरे का पानी नहीं पीते, एक दूसरे का खाना नहीं खाते, सब अपना अपना खाना बना रहे हैं। जबकि मुस्लिम खेमे में जो बाबर की सेना थी, एक ही जगह खाना बन रहा था। तो बोलते हैं कि बाबर ने उस वक्त कहा अरे इनसे तो अपन जीत लेंगे, और बाद में युद्ध में वो जीत गए। तो मुझे उस वक्त याद है कि इसका बड़ा फर्क तो पड़ता है कि आपका तरीका क्या है। ये भेदभाव तो दिक्कत देते ही देते हैं, ये तो मुझे समझ में आया उसके बाद, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक और बात, वहां पर किसी होटल में चले जाओ आप, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ, तो जब पापड़ नहीं होते, लंबे लंबे पापड़ मिलते शादी ब्याह अपन देखते लंबे, वैसे रोटी इस तरह लंबी लंबी काट के आपके होटल में आपको रोटी और दही, उसका कोई चार्ज नहीं होता था। आपने जो मंगाया, इस दो चीज का चार्ज जितनी चाहे मंगा लो आप, बाकी जो आएगा उसका आपका बिल में आएगा। और दूसरा वहां का मेनू बहुत छोटा होता है, वहां नॉनवेज ज्यादा चलता है, बहुत छोटा मेनू होता है, और नॉनवेज चिकन बहुत ज्यादा होता है। यानी कि ये था कि मैं जितने दिन रहा तो वो नॉनवेज ही नॉनवेज, बस दोनों टाइम नॉनवेज। तो मैंने कहा यार मुझे कोई वेज खिलाओ किस दिन भाई। तो दूसरे दिन उन्होंने अच्छा कल हम आपको वेज ला के देंगे, तो उन्होंने कोई वेज सब्जी ला के दी और उसमें मटन पड़ा हुआ था, मटन था, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। दूसरी बात कि वहां पर रोटी जो है ना लोग घरों में नहीं बनाते, ऐसा लगता है। वहां तंदूर है हर जगह शहर में। अब सुबह जैसे मैं था जिस टाउन में, मैं डाउन टाउन में था, तो वहां पर क्या ऑफिस बहुत है। अब दोपहर जब लंच टाइम होता था, मैं देखता था लोग सब साइड टू टाई सूट वूट पहने हुए इधर उधर जा रहे हैं, और सबके साथ एक रोटी के साथ दो रोटी और कागज पे लैसे लपटी हुई इधर से उधर जा रहे हैं। पता लगा सब ये लोग तंदूर से रोटी लेके, सब्जी घर से लेके आते हैं, रोटी यहाँ से लेके आते हैं, और ये घर पे खाते हैं, वो रोटी खरीद के लाते हैं। वहां रोटी अलग होती है, ये तंदूर की रोटी, मतलब ये मिट्टी के तंदूर की रोटी है। अब एक बार मुझे एक ड्राइवर तेहरान घुमा रहा था, तो आते वक्त बहुत दूर लेके गया मुझे, वो वापस आते हुए एक जगह रुका, और मैंने देखा तो वहां रोटियां बन रही थी एक जगह पर, एक हाईवे पर। तो उसने वहां पर से 40 रोटियां पैक कराई। तो मैंने कहा इतनी रोटी भाई आप क्या करोगे इतनी। तो बोले एक तो ये पत्थर के ऊपर सिला को गर्म करके उस पर बनाता रोटी, इसका स्वाद बहुत अलग होता है, और ये रोटी 5-7 दिन खराब नहीं होती है। तो 40 रोटी वहां से लेके पैक करा के वो ड्राइवर मेरा जो लेके आया था। एक बात ये मैंने वहां देखी कि वहां रोटी का ये सिस्टम रहता है। अच्छा, जो मुझे फ्लैट था, तो वहां पर जो कमोड था, कमोड टॉयलेट का सीट, उसका जो फ्लश सिस्टम था, यानी होता कोई बटन दबाने वाला, वो अंदर जो फ्लश होता है पानी, मैं
65 से ज्यादा देश घूम चुका हूं, दुबई 70 से बार ज्यादा गया, और हर बार नए होटल, नई जगह, नए घर को मैं तो कंसल्टेंट हूँ, जाता रहता हूँ, वो लोग ले आते हैं। यूएसए सब 65 कंट्री में गया हूँ, पर वो जो कमोड का स्टाइल था, उसका जो फ्लश सिस्टम था, वो मेरे और कहीं देखा नहीं, मुझे और कहीं नजर नहीं आया। गजब का था वो, यानी कि बहुत कम पानी में फ्लश हो रहा था। मैंने कहा ये भी कोई नई स्टाइल थी, और था यही भाई अपना जो आते हैं अपने इंडिया में कमोड मिलते हैं, उसका फ्लश सिस्टम बड़ा डिफरेंट था, जो मुझे अभी तक और कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। अच्छा, एक और भी है मेरा कि मैं, अच्छा मैं वहां ईरानी चाय का एक अलग सिस्टम होता है, इतना बड़ा डिब्बा वो होता है, बर्तन होता है जिसमें 2 हिस्सों पानी गर्म होता है, और वो चाय बनती है, उसकी भाप से ऊपर की चाय बनती है, वो बड़ा अलग सिस्टम है। अब वो, पर वो मेरे रूम में थी, मेरे किचन में थी, उस चाय का अलग ही स्वाद था, जो ईरानी चाय कहते हैं, वो नेचुरल चाय थी वहां। अच्छा, इतना सस्ता था कि मैंने उस वक्त 5 रुपए की, इंडिया के 5 रुपए की स्ट्रॉबेरी ले ली, वो 3-4 दिन फ्रिज में रखी, 3-4-5 दिन खाता रहा, तंग आ गया, मैं बाकी फेंक दी, कितनी थी, खा ही नहीं पाया, सिर्फ 5 रुपए की स्ट्रॉबेरी, इतना सस्ता था उस वक्त में, ठीक है कि नहीं। एक और, मैं एक दिन जा रहा था, तो पता नहीं, मतलब पहली बार की बात है, जो पहली बार जा रहा था मैं फ्लाइट से, तेहरान से इस्फान के जा रहा था, तो मेरे बैग में गलती से 7 o'clock ब्लेड, उस वक्त ये रेजर नहीं थी जिलेट की वो वाली, तो वो ब्लेड का एक पैकेट था जिसमें 10 ब्लेड होती है ना ऐसी, तो वहां पर उन्होंने वो स्कैन किया, तो मतलब चेक किया, तो उनको मिल गया, बोले ये देखिए, ये नहीं ला सकते, उन्होंने अपने आप फिकवा देते एयरपोर्ट पर। उन्होंने वो पैकेट लिया, और वो पैकेट लेके उन्होंने बोला ठीक है, वो रख लिया उनके पास। और जब मैं वहां स्टेशन, वहां उतरा दूसरे एयरपोर्ट पे जहां पर गया था मैं, तो वहां पर थोड़ा 10 एयरपोर्ट में ही थोड़ा 10 कदम चला, तो पायलट ने आके मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोले ये आपका पैकेट, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे वापस दिया। अच्छा, मैं फॉरेनर था उनके लिए, इसलिए, ठीक है। अच्छा, वहां घरों में कूलिंग सिस्टम देखे, मतलब जो कूलर होते हैं, तो छत पर कूलर लगा देते हैं, हवा अच्छी चलती है, उससे पानी ठंडा होकर पूरे घर में डक्टिंग होती है, उससे पानी यानी हवा रहती है उस तरीके से। तो इस तरीके से वो कूलिंग सिस्टम हुआ घरों में, देखा मैंने कई घरों में जो मिडिल क्लास लोग थे उनके यहाँ। इस तरीके से मेरे बहुत हाँ, एक आते वक्त एक बात है कि उन्होंने काफी गिफ्ट दी, मेहमान नवाजी तो गजब करते हैं, तो वो जो गिफ्ट दी उन्होंने, तो मैं क्या हुआ, मैं कुछ मीठा खाने से परहेज करता था, मैं डायबिटिक भी था, अभी भी डायबिटिक तो हुई मैं, तो मैंने भाई मुझे शुगर है यार, तो मीठा ज्यादा मत खिलाओ। तो अरे बोले हम आपको जाते हो गिफ्ट देंगे, आपको सब डायबिटीज दूर हो जाएगी, जैसे यहाँ भी दावे करते हैं ना लोग, उन्होंने ऐसा दावा किया। मैंने ठीक है देंगे। तो हुआ ये कि जब मैं यहाँ आया, तो उन्होंने सूखे मेवे और जैसे सेव पर, नाशपाती, इस तरह के फ्रूट्स भी जो सुखा के रखते हैं, वहाँ हवा में सुखाते हैं वो लोग, तो वो काफी समय तक चलते, खराब नहीं होते, वो काफी दिए मुझे। तो जब मैंने आके पैकेट खोला, तो मेथी दाने का पाउडर था उसके अंदर, तो हमारे भी बोलते हैं कि मेथी दाना अच्छा रहता है, उन्होंने मुझे उसका पाउडर दिया था वहां पर, कि आप इससे आपकी शुगर दूर हो जाएगी। तो ये है। और भाई ऐसे कुछ अनुभव है बस मेरे, और क्या है कि काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छा रहा, ठीक है कि नहीं। जी जी जी। लेकिन और सर, जो ये जो कल्चर ये आपने तो मैंने आपको बताया वहां की है, ये बातें तो बताई, एक मैंने तरह की आपको, ये तो मेरा अनुभव था। मैं भाई बहुत खुश रहा था। हाँ, अरे हवा पानी इतना अच्छा कि 13 दिन के अंदर मेरा वजन बढ़ गया, बहुत वजन बढ़ गया था मेरा। खाओ पियो सब हजम, हर 2 घंटे बाद भूख लग जाए उस वक्त, ठीक है। आज मैं मतलब 74, मतलब 75 चल रहा हूँ, उस वक्त 45 साल के आसपास था मैं, 45 भी ना, 45-50 के बीच में था, 99 की बात है, तो ठीक है ना। तो उस वक्त खुराक भी पर अच्छा हेल्दी होके आया था वहां से। तो ये है जी मेरा ये अनुभव वहां का। बाकी अपना तो था कि अपने जो पॉडकास्ट किया था, तो जो कहा था कि ईरान अपनी शर्तों पर, भले ये अच्छा ये भी नहीं बता सकते वास्तु वापस से आते हैं, कि आपने ये, ये वहां की मुझे ग्राउंड हाँ स्थिति बताई है, और मेरे हाँ, ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी जनरेशन नहीं वो, जो जब आप गए थे, एक ही जनरेशन अभी हुई हाँ है, कोई नहीं कोई ऐसे ही ज्यादा रहा बदलाव होगा। नहीं होगा। अब मैं अच्छा जानना एक बात चाहता है, हूँ, सीज फायर के बाद हाँ हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हाँ पाकिस्तान ने इसमें इंटरफेयर किया है, हम उसे हाँ दलाल कहते हैं, वो दुनिया जानते हैं वो आतंकवाद का हाँ, अड्डा है, तो इसमें अड्डा, उसकी बिल्कुल अड्डा छवि अड्डा क्या है। उभरेगी जी? जी जी, उसकी छवि क्या बनेगी दुनिया के नहीं, सामने? उसको बहुत और ज्यादा यश नहीं जी मिलेगा, जी नहीं उसको बहुत ज्यादा यश नहीं मिलेगा, भले उसको अभी छवि मिल गई हो। को इसका भी नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, उसके वेस्ट में वो, वेस्ट में पानी है ना, और अग्निकोण की इधर ढलान है,
तो वो तो नहीं, मतलब जो अभी मिल रही छवि इतनी नहीं रहेगी। बाद में आया कि भाई चाइना के सपोर्ट ने इसको आगे करा है, मतलब ये कहा जाकर पता नहीं, तो वो वाली बात तो नहीं आई। जितना चल रहा है ठीक है, उसको आज मौका मिला है, पर उसको भी कोई, उसका वास्तु इतना अच्छा नहीं है कि उसको इतना यश मिल जाए। मतलब जो अभी टेम्परेरी मिला है उसको नहीं मिलेगा, तो ऐसा इतना नहीं मिलेगा, जो चल रहा है इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वास्तु इतना अच्छा, उसका भी नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो रहा है, उसका नॉर्थ ईस्ट भी खराब है, तो वो यश मिलने वाली जो नॉर्थ ईस्ट की जो ऊंचा रहेगा, दिक्कत तो आएगी आएगी। ठीक है कि नहीं? हाँ, ईरान को तो यश इसलिए मिल रहा है कि हो सकता है वापस सीज फायर टूट जाए, युद्ध। जब इसकी देखिए, ईरान की संपदा की हानि और जन हानि ये तो होती रहेगी, उस पर दिक्कत तो आएंगी। हम ये नहीं बता सकते कितनी क्या। अच्छा, हानि उनकी भी होगी, पर इजराइल पे वो ये मिसाइल लाग रहे, सब कर रहे हैं, हानि उनकी भी होगी, पर परसेंटेज का बहुत अंतर रहेगा। पर इस हालात, जिस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं, उनमें जज्बा तो है एक, और उनकी मानसिकता में, तो हम कभी गुलाम नहीं रहे। ये तो वहां बोलते थे वो, ठीक है ना, बातचीत के बातचीत। अच्छा, पढ़े लिखे बहुत है, मतलब वहाँ किताबें तो हर घर में देखने अच्छी मिलती थी, बुक सेल्फ देखने को मिलते थे, किताबें रखी हुई हैं, ये देखने में मेरे को आया, वो घर में जाने का मौका मिलता था, ठीक है ना। और तो ईरान ने जो जैसे बात की थी अपन ने अपने पॉडकास्ट पे कि इनकी शर्तों पे होगा, तो वो तो हो रहा है आपके सामने। एक बार इनकी शर्तों बात तो होगी, आगे फिर क्या होगा एक अलग बात है। पर आज दुनिया तो कह रही है कि ईरान बहुत शानदार तरीका, चौथी महाशक्ति बन गया आज ईरान। ईरान जो रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद अब ये है, आज इजराइल चौथी शक्ति नहीं रहा जो पहले होता था, आज इसकी पोजीशन अच्छी बन गई है। और एक बात और भी है, इसके साथ ईरान, चाइना और रशिया है, उन दोनों का वास्तु भी अमेरिका से कमजोर नहीं है, उसके बराबर ही है। तो उनका नॉर्थ नीचा उस वो पोल के, उस नॉर्थ पोल से उनका ढलान है, उनके नॉर्थ में, ईस्ट में उधर पानी है, तो वो ताकतवर देश है। यानी वो यदि साथ में है तो सपोर्ट बहुत है इसको ईरान को, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अमेरिका उनसे नहीं उलझ सकता डायरेक्ट, और अमेरिका को तो युद्ध करना पड़ता है कि उसकी मजबूरी है। अब नेतन्याहू के कारण करना पड़ रहा है कि उसका फ्लोरिडा वाला हिस्सा अग्नि कौन बड़ा हुआ है, तो अमेरिका के ऊपर आज तक किसी युद्ध नहीं किया वहां जाके, अमेरिका खुद ही जा जाके पंगे लेता है, उसके नसीब में लिखा हुआ है, उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उसको बार बार जाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता। इस जंग से खासकर पूरे एशिया को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। दुनिया भर का तो चले मान लेते हैं, लेकिन हमारे देश पर, क्योंकि सबसे बड़ा देश आसपास हम हैं, चाइना ने तो अपनी डिपेंडेंसी कम की हुई है ज्यादातर पर। हम जो सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे थे, गैस खरीद रहे थे, हमारे यहाँ फर्क पड़ेगा। तो ये जो बार बार हमारे देश के वासियों को प्रॉब्लम, अभी पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए, लॉकडाउन, उसके बाद मार्केट क्राइसिस, उसके बाद तमाम चीजें, और अभी ये जंग, तो हम लोग कब तक पीसेंगे आखिर इस सब में? नहीं, अपन, हमारी स्थिति सदियों से ऐसी रही है, कोई हमारा वास्तु भी कमजोर है, कोई हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊंचा है, ईस्ट ऊंचा है, हमारा वेस्ट डाउन है, साउथ डाउन है, अग्नि डाउन है, तो हमारे यहाँ भी ये स्थिति थोड़ी रही है, गरीबी, भुखमरी, लाचारी। कुछ परसेंट लोग ही यहाँ, मतलब 10-15% लोग ही बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बाकी समस्याओं के साथ ही चल रहा है। और ये ऐसी चीजें हमारे यहाँ होती रहती ही रही हैं, ठीक है ना। इस कारण हम बीच में गुलाम, दूसरे देशों ने हम पर राज भी किया, ठीक है, तो वो तो अब रहेगा। उसमें तो जैसे मैंने अभी पाकिस्तान के लिए कहा कि बहुत ज्यादा यश नहीं मिलेगा, ठीक, जो मिल गया बहुत है, मतलब रह जाएगा, मतलब इतना नहीं मिला जितना लग रहा है, पर वो हो सकता है इतना रह जाए, कम ही रहेगा, मतलब जितना लग रहा है वैसा नहीं रहेगा। भारत के साथ भी थोड़ी दिक्कत है ये, ठीक है, मेरी मातृभूमि है मेरी, ठीक है ना, तो मुझे तो इससे लगाओ, जो है बस मेरी माँ है, खत्म बात। लेकिन जो सच है उस पर भी बात करनी जरूरी है। हाँ, वो सच है, उस वाली बात कर रहे हैं, जो सच उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे तो अपनी मातृभूमि से लगा होगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए। तो सर ने, कुलदीप जी ने, और पूरा ईरान की भूमिका भी बताई है। ईरान भी होके आए हैं, तमाम दुनिया भर के देश जाते रहते हैं, महीने में 1-2 बार अभी भी जाते हैं, इतने उसके बाद भी। तो ये स्थिति है, और आगे क्या कुछ बदलेगा तो उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही था। इसको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा, और कुछ भी अगर सर से कुछ हेल्प चाहिए वगैरह तो आप हमें मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर आपसे मुलाकात होगी सर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।